हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आपकी खिदमत में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो पेश करने जा रहा हूं। सो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोस्तों, मेरे इस चैनल के कुछ अच्छे वीडियोस आप देखना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो के ऊपर वाले हिस्से में मैंने जो आई बटन दिया है उसके ऊपर क्लिक करके कुछ अच्छे वीडियोस देख सकते हो। एवं आप मेरे चैनल के सारे अच्छे वीडियो यानी कि पूरे वीडियोस को एक्सेस करना चाहते हो तो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने चैनल की लिंक मेंशन कर दी है। उस लिंक पर जाकर यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की गई लिंक पे जाकर आप मेरे सारे वीडियोस को देख सकते हो एवं एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी वक्त ज़ाया किए हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 2021 का साल IPO से भरा पड़ा था। बहुत सारे ढेर सारी कंपनीज के IPOs आए। इसमें से कुछ IPOs मल्टीबैगर साबित हुए और कुछ IPOs पेटीएम की तरह उन्होंने कुछ हद तक निवेशकों के पैसे डुबोए। लेकिन 2022 का साल भी कुछ कम नहीं है। 2022 के साल में भी IPO की बौछार होने वाली है। तो इस साल का पहला IPO होगा या फिर इस साल का शुभारंभ AGS ट्रांजैक्ट कंपनी का IPO से इस साल का प्रारंभ होगा। यह कंपनी अपना IPO ला रही है इसी महीने। सो निवेशकों को पैसे तैयार रखना इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों, पेटीएम सॉल्यूशन सर्विस प्रदान करने वाली ये कंपनी AGS ट्रांजैक्ट लिमिटेड उसका पहला IPO यानी कि इस साल का पहला IPO लॉन्च होने वाला है। पहले इस IPO का साइज 800 करोड़ था, लेकिन कोविड-19 एवं डेल्टा क्रोन एवं ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए इस कंपनी ने IPO के साइज को घटाकर तकरीबन 680 करोड़ का कर दिया है। यह कंपनी ATM एवं CRM यानी कि कैश रिसाइकलर मशीन के मर्चेंट सॉल्यूशंस एवं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सर्विस और मोबाइल वॉलेट जैसी सर्विस के लिए डिजिटल सर्विस के लिए कस्टमाइज प्रोडक्ट एवं सर्विस उपलब्ध कराती है। मार्च 2021 तक इस कंपनी ने पूरे देश में तकरीबन 2,07,000 से भी ज़्यादा पेमेंट टर्मिनल स्थापित किए हैं। ATM से जुड़ी सेवाओं से होने वाले रेवेन्यू के हिसाब से यह कंपनी देश की दूसरी सबसे बड़ी और पेट्रोल पंप पर POS टर्मिनल्स लगाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी का कारोबार सिर्फ भारत में ही नहीं लेकिन श्रीलंका, कंबोडिया, इंडोनेशिया और फिलीपाइंस जैसे एशियाई देशों में भी फैला हुआ है। यानी कि इस कंपनी के भविष्य में भी ग्रोथ के चांसेस की जो उम्मीद है वो काफ़ी उज्जवल दिखाई दे रही है। यानी ये दूसरे देश में भी अपना कारोबार धीरे धीरे बढ़ा रही है और इससे पता चलता है कि ये कंपनी कितनी महत्वाकांक्षी है अपने फ्यूचरिस्टिक गोल के लिए। दोस्तों, ICICI सिक्योरिटी, HDFC बैंक, JM फाइनेंशियल जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज बैंक इस इश्यू के लीड मैनेजर हैं। तो इस IPO से जुड़ी जो अहम बातें हैं, कब लिस्ट होगा, उसका IPO का साइज़ कितना है, IPO में कितने शेयर्स का लॉट है, क्या उसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रही है, उसमें सारे डिटेल्स बताऊंगा इस वीडियो के अंत में। सो प्लीज़ इस वीडियो पर बने रहे और बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। दोस्तों, इस कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कौन से पहलुओं में ये कंपनी काफ़ी मजबूत है। दोस्तों, इस कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट एवं वैरायटी ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स प्रदान करती है। दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि कस्टमाइज्ड इन हाउस सॉल्यूशन विकसित करने की मजबूत क्षमता रखती है ये कंपनी। तीसरा प्लस पॉइंट ये है कि इस कंपनी के पास मजबूत क्लाइंट बेस है। लॉन्ग टर्म डेडिकेटेड कस्टमर्स का एक पोर्टफोलियो होने की वजह से रेगुलर इनकम का लगातार स्रोत मिलता रहेगा। यानी कि इस कंपनी को लगातार सर्विस टर्नओवर यानी कि डिजिटल सर्विस का जो टर्नओवर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसकी वजह से क्लाइंट बेस काफ़ी मजबूत होने की वजह से एवं वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो भी काफ़ी मजबूत है। यानी कि इस कंपनी के पास कैश रिजर्व भी अच्छा आने वाला है क्योंकि उसके पास जो मजबूत क्लाइंट बेस है, जो जितने ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं उससे जो क्लाइंट इस सर्विस को यूटिलाइज करता है उसके बदले में क्लाइंट उसको पेमेंट करता है डिजिटली या फिर मैन्युअली आइदर इन कैश। तो उससे इस कंपनी का कैश फ्लो है वो ज़रूर बढ़ेगा और जिससे इस कंपनी की वर्किंग कैपिटल भी अच्छी खासी तगड़ी होगी। चौथा प्लस पॉइंट ये है कि वैश्विक तौर पर टेक्नोलॉजी प्रदान करने वाली कंपनियां
जो एमएनसी कंपनियां हैं जैसे कि निक्सडॉर्फ, एसीआई एवं डायबोल्ट जैसी एमएनसी कंपनी के साथ बेहतर एवं मजबूत बिजनेस रिलेशन से उस मजबूत रिलेशन का इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। सो ग्लोबलाइजेशन का एक्सपोजर भी इस कंपनी को ज़रूर मिलेगा आने वाले वक्तों में, ताकि अगर ये कंपनी एमएनसी के साथ टाई अप करती है, फिर कोलैबोरेशन करती है, फिर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र करती है, तो भविष्य में आने वाले समय में भी उसके जो इन्वेस्टर्स है, उसके जो क्लाइंट्स है, उसको अच्छी एवं बेहतर सर्विस, डिजिटल सर्विस मिल सकेगी। तो ये तो बात की हमने कंपनी के एक पॉजिटिव पहलू के बारे में, लेकिन नेगेटिव पहलू क्या है उसको भी हमें मद्देनज़र रखना होगा, क्योंकि हम अपने पैसे इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो रिस्क क्या है इसमें, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, या फिर इसमें कंपनी में फ़ायदा है या फिर इस कंपनी से नुकसान होने वाला है, इस कंपनी की क्या खामियां है, क्या खूबियाँ है, इन सारे पहलुओं का हमें पूरी तरह से अभ्यास करना होगा। तो इसमें रिस्क फैक्टर क्या है उसके बारे में जानकारी साझा करते हैं। तो इस कंपनी ने लीज पर दिए एटीएम एवं सीआरएम, जिसको हम कहते हैं कैश रिसाइकलर मशीन, को चलाने एवं मेंटेन करने में दिक्कतें आएगी। कैशलेस पेमेंट सिस्टम की वजह से कैशलेस इनकम यानी कि रेवेन्यू जनरेट होने की वजह से कंपनी को कैश फ्लो एवं वर्किंग कैपिटल में काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, यानी कि कैश फ्लो कम भी हो सकता है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कैश रिजर्व्स है उसमें कुछ हद तक दिक्कतें आ सकती है या फिर कैश रिजर्व्स की किल्लत हो सकती है। इस कंपनी का एवं जो प्रोडक्ट्स है, जो डिजिटल प्रोडक्ट्स है, स्पेशली न्यूली लॉन्च डिजिटल प्रोडक्ट्स है, तो प्रोडक्ट इनोवेशन अगर जो ज़्यादा प्रभावी या फिर असरकारक ना हो तो इस कंपनी के एवं इस कंपनी के ऊपर एवं उसकी ऑपरेशंस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर डाल सकता है। अगर ये कंपनी ने कोई न्यूली डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च की, लेकिन उसका जो कस्टमर्स है, जो पोटेंशियल कस्टमर्स है, उसके तरफ से कोई अच्छा प्रतिभाव नहीं मिला, या फिर उसकी प्रॉपरली मार्केटिंग नहीं की गई, या फिर इस डिजिटल प्रोडक्ट की अगर डिमांड घट जाती है बाज़ार में, तो इस कंपनी के ऑपरेशंस के ऊपर भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो इसका डायरेक्टली रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उसके प्रॉफिट मार्जिन पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा इस कंपनी के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं या फिर एग्जिस्टिंग जो क्लाइंट्स हैं, उनके द्वारा किए गए लेट पेमेंट या फिर देरी से भुगतान किए जाने पर कैश फ्लो में कटौती होने के वजह से, यानी कैश फ्लो में कुछ हद तक रुकावट आ सकती है, कैश फ्लो में कुछ हद तक इंटरप्शन आ सकता है, उसकी वजह से उसका सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ सकता है एवं उनकी वर्किंग कैपिटल एवं कंपनी के कैश फ्लो पर भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने की पूरी शक्यता है। जिस लोकेशन पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी पर्याप्त मात्रा में न हो या फिर न होने पर एटीएम एवं सीआरएम जैसे मशीन्स का इंस्टॉलेशन एवं मैनेजमेंट के दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे इस कंपनी के फ्यूचर में जो कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंशन प्लान है उसमें भी काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, या फिर ऐसा भी हो कि कुछ दिक्कतें बढ़ भी जाए, या फिर सीआरएम या फिर एटीएम मशीन जो लीज पर दिए है या फिर प्रॉपरली जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेटअप अच्छा ना हो, तो इस कंपनी को फ्यूचर के जो बिजनेस एक्सपेंशन प्लान है उसको पोस्टपोन भी करना पड़ सकता है, ऐसी नौबत भी आ सकती है। इसके अलावा उनके जो फाइनेंसिंग एग्रीमेंट में जो ब्याज के वेरिएबल रेट्स है एवं ब्याज दर में बढ़ोतरी होने से उनका सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी एवं ऑपरेशनल मार्जिन पर भी हो सकता है, क्योंकि अगर कस्टमर जो लेट पेमेंट करता है और कंपनी हर 6 महीने या फिर 3 महीने में अगर लेट फ़ी या फिर जो लेट पेमेंट के ऊपर जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो बढ़ता है वो 6 महीने या फिर 3 महीने में उसमें वो इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी करता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो रेगुलर कस्टमर है या फिर जो डेडिकेटेड कस्टमर है वो भी इस कंपनी से निकल जाए। तो क्लाइंट बेस जो अच्छा क्लाइंट बेस है, तो वो क्लाइंट बेस का जो मजबूत पोर्टफोलियो है वो भी लॉन्ग टर्म पर वीक हो सकता है, जिसकी वजह से कंपनी के जो इनकम या फिर रेवेन्यू जनरेट होती है कस्टमर के ज़रिए या फिर लेट फ़ी के ज़रिए, जो लेट फ़ी की वजह से या फिर कस्टमर देरी से भुगतान करते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगाते हैं उसमें भी कुछ हद तक कटौती हो सकती है, और शायद कंपनी को अच्छे क्लाइंट्स या फिर कस्टमर गंवाने भी पड़ सकते हैं। इसके अलावा कोविड-19 के महामारी की वजह से लॉकडाउन जैसे हालातों के चलते इस कंपनी को ग्रोथ में काफ़ी दिक्कतें आ सकती है, या फिर इस कंपनी का जो ग्रोथ है
उसमें रुकावट भी आ सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के पास अगर जो कैश रिजर्व तो पर्याप्त मात्रा में न हो तो बिजनेस एक्सपेंशन को भी पोस्टपोन करना पड़ सकता है नज़दीक के भविष्य में। यह कंपनी ज़्यादातर क्लाइंट्स को या फिर अपने कस्टमर को जो सर्विस एवं प्रोडक्ट मुहैया कराती है, जो डिजिटल सर्विस या फिर प्रोडक्ट मुहैया कराती है, या फिर एटीएम एवं सीआरएम के जो इंस्टॉलेशन एवं उसके मैनेजमेंट की जो सेवा प्रदान करती है ज़्यादातर बैंकों को, तो उनके बदले में वो फ़ी चार्ज करते हैं। अगर यह कंपनी उस फीस के ज़रिए प्रॉपरली रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाई या फिर पर्याप्त मात्रा में रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाई तो कंपनी के रेवेन्यू एवं कैश फ्लो एवं वर्किंग कैपिटल एवं प्रॉफिट मार्जिन एवं ऑपरेशंस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। आरबीआई एवं अन्य सरकारी अथॉरिटी इस सेक्टर पर ज़्यादा नियंत्रण एवं निगरानी की लगाम होने की वजह से, यानी कि ऐसे सेक्टरों पर सरकार एवं जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो नियंत्रण के रूप में जो लगाम या फिर तंज कसा हुआ है इसी सेक्टर पर। और दुख की बात यह है कि यह कंपनी है तो वो भी इसी सेक्टर से जुड़ी हुई है कि जो डायरेक्टली आरबीआई एवं अन्य सरकारी रेगुलेटरी अथॉरिटी के सर्वेलेंस में आती हो। तो इसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफ़ी कम हो जाती है या फिर काफ़ी रुक भी सकती है, ऐसी भी शक्यता हो सकती है। इस कंपनी की जो सब्सिडरी है या फिर इस कंपनी की जो फर्म है और उनके डायरेक्टर से एवं उसके जो एक प्रमोटर है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है एवं इस कंपनी की जो फर्म और सब्सिडरीज है उनकी कोर्ट मैटर्स भी चल रही है। सो उसका डायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट या फिर नेगेटिव इम्प्रेशंस उनसे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसके ऊपर तो पड़ेगा, लेकिन एग्जिस्टिंग कस्टमर या फिर क्लाइंट माउथ पब्लिसिटी के ज़रिए अगर ऐसी कोर्ट मैटर्स वाली जो नेगेटिव बात है जो पोटेंशियल कस्टमर उसके साथ वो शेयर करेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पोटेंशियल क्लाइंट बेस को क्रिएट करने में होगा इस कंपनी के लिए। तो इस कंपनी के लिए क्लाइंट पोर्टफोलियो को हैंडल करना सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। एनपीसीआई के द्वारा अगर कोई इंटरचेंज फ़ी में बदलाव लाने की वजह से या फिर कोई संभावित रेगुलेटरी बदलाव लाने से या फिर विनिमयन में बदलाव लाने की वजह से, इसको हम कहते हैं विनियमन में बदलाव लाने की वजह से असमंजस जैसी परिस्थिति का निर्माण अगर हो जाता है तो इस कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन प्लान में एवं बिजनेस ग्रोथ में काफ़ी बाधा ला सकती है या फिर मुश्किलियाँ या फिर चुनौतियाँ क्रिएट कर सकती है। तो ये है इस कंपनी के नेगेटिव पहलू। अब इसका आईपीओ से जुड़ी अहम बातें हैं या फिर अहम पहलू है जिसके आधार पर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे मेरे इस वीडियो के ज़रिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं कंपनी की रेवेन्यू के बारे में। तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है 2019 में तकरीबन 18,236 करोड़ रुपए के आसपास था, जो 2020 में बढ़कर 18,335 करोड़ के आसपास हो गया है। और 2021 में यानी कि 31 मार्च 2021 के दिन उसका जो रेवेन्यू है उसमें गिरावट आई है और हो गया है तकरीबन 17,751.52, यानी कि 2021 के जो साल है, जो क्वार्टर रिजल्ट आया है वो 2 साल के मुकाबले उसकी रेवेन्यू में थोड़ी कटौती आई है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। तो 2019 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 661.94 करोड़, जो 2020 में बढ़कर हो गया था 830.14 करोड़। और वो प्रॉफिट 2021 के साल में पहले क्वार्टर में पहले तिमाही में घटकर हो गया था 547.92 करोड़, जो कुछ हद तक चिंता का सबब ज़रूर बन सकता है। तो इस कंपनी के स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। तो उभरते डिजिटल पेमेंट बिजनेस सॉल्यूशंस के ध्यान वो कंपनी फोकस करना चाहती है। जो उसमें जो भूतकाल में जो गलतियां हैं तो उसके ज़रिए वो डिजिटल पेमेंट्स सॉल्यूशंस सर्विस में जो गलतियां हुई है वो सुधारने के लिए ऐसी चीज़ों पर वो फोकस करना जानती है और चाहती है। एटीएम एवं सीआरएम आउटसोर्सिंग एंड सर्विस पे वो फोकस करना चाहती है। उसका तीसरा फोकस होगा कैश मैनेजमेंट सर्विस में सुधार करके उसको बढ़िया बनाने के ऊपर फोकस ज़रूर रहेगा। चौथा फोकस रहेगा उसके ऊपर बिजनेस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने के लिए ये कंपनी ज़रूर अपना प्रयास करेगी, क्योंकि एशियाई देशों में तो उसका अच्छा है, उन्होंने झंडे गाड़ रखे हैं, लेकिन इस कंपनी की नज़र रहेंगे यूरोपियन बाजार के। यूरोप में 27 देशों है उसके ऊपर अपनी नज़र गड़ाई रखेगी ये कंपनी। एवं
संकलित टेक्नोलॉजी के ज़रिए पेमेंट प्लेटफॉर्म पे सुधार पर वो ध्यान ज़रूर केंद्रित करना चाहती है, या फिर पेमेंट जो प्लेटफॉर्म है उसको मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, मजबूत एवं ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे क्लाइंट को इस कंपनी के ट्रांसपेरेंसी पर भरोसा है और पोटेंशियल कस्टमर इस कंपनी की ओर खींचे चले आए। दोस्तों, अब बात करते हैं कौन सी तारीख को IPO खुलेगा, कितने शेयर्स इनके अंदर होंगे, कौन सी तारीख को लिस्ट होगा, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो ये IPO ओपन होने वाला है 19 जनवरी 2022 को, और ये IPO 21 जनवरी 2022 को क्लोज होने वाला है। ये कंपनी का IPO है, उसका इश्यू टाइप है बुक बिल्ड इश्यू टाइप का ये IPO है। इस कंपनी के जो शेयर्स है उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये प्रति शेयर, उसकी फेस वैल्यू है। इस कंपनी का IPO का प्राइस बैंड होगा 166 रुपये से लेकर 175 रुपये तक। इस शेयर्स का अगर जो एक लॉट खरीदना हो तो एक लॉट में 85 शेयर्स होंगे, या फिर एक लॉट को खरीदना हो तो आपको तकरीबन 14 से 15 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने होंगे, और एक लॉट में 85 शेयर है जो आपको कंपलसरी खरीदने होंगे। इस कंपनी का रजिस्टर है लिंक्डइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के शेयर कब और अलॉट होंगे, तो वो 27 जनवरी 2022 को अगर आपको IPO लगता है तो उस दिन आपको शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। अगर आपके शेयर्स नहीं लगे इस IPO में तो आपको 28 जनवरी 2022 को आपको आपके अकाउंट्स में रिफंड आ जाएगा। अगर आपने IPO में अप्लाई किया, अगर आपको ये IPO लग जाता है, अगर आपको इस IPO में शेयर्स अलॉट किए जाते हैं तो आपको 31 जनवरी 2022 तक आपके डीमैट अकाउंट में आपके जो 85 शेयर है जो एक लॉट में, वो आपको क्रेडिट दिए जाएंगे। और इस IPO का लिस्टिंग की डेट है तो 1 फरवरी 2022 के दिन ये AGS ट्रांसजेक्ट कंपनी का IPO लिस्ट होने वाला है। और अगर आपको एक लॉट खरीदना हो तो आपको तकरीबन 14 से 15 हज़ार रुपये चुकाने होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हो तो आप मिनिमम एक लॉट खरीद सकते हो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो। और इस IPO में QIB यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स का 50% हिस्सा रिजर्व रखा गया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 15% हिस्सा रिजर्व रखा गया है, और हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% हिस्सा IPO में रिजर्व रखा गया है। तो दोस्तों, कैसे लगे आज की मेरी वीडियो? अगर आपको इस IPO में इन्वेस्ट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर लें, क्योंकि पैसा आपका है और रिस्क आपके ऊपर ही आने वाला है। अगर शेयर्स अलॉट हुए, अगर आपको अच्छा लिस्टिंग गेन मिलता है, अगर लिस्टिंग के दौरान आपको अच्छा लिस्टिंग गेन मिलता है तो आपका ही मुनाफा होगा। अगर शायद कुछ इधर उधर हो गया, अगर लिस्टिंग गेन नहीं मिला तो आपको भी शायद नुकसान हो सकता है। इसलिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर लें इस IPO में इन्वेस्ट करने से पहले। सो दोस्तों, कैसे लगे आज की मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर करना। चैनल पर नए हो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मेरे आने वाले ऐसी कई अच्छी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक नियमित अंतराल तक पहुँचती रहे। सो थैंक यू।